अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा जी, आप लोगों के साथ आज जो मेरी डिस्कशन होगी, जैक एंड जिल एक सवाल हमने शुरू किया था जिसमें मैंने पार्ट ए करवा दिया था। पार्ट बी के वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करने थे, ऐसा ही है। मैंने सोल्यूशन तो नहीं दिया था इसका। चलें, ये सोल्यूशन भी आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सियारा पाकिस्तान ज़रा लेटेस्ट सवाल है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। इसमें आइडल टाइम वेरिएंस भी है। उससे पहले बात कर लेते हैं, आइडल टाइम रहता था हमारा ना, ठीक है। और फिर है बहुत आसान। फिर ये सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तसल्ली से, इत्मीनान से, आराम से। उसके बाद एक्सीलेंट लिमिटेड इसका बच्चा है, उसका सोल्यूशन फिर मैंने आपके लिए बना दिया है, वो भी आपको आज मिल जाएगा, हैंड आउट आता है तो। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने मिक्स यील्ड शुरू किया था, मैं सिर्फ फार्मूलाज लिख के चला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद फिर टाइम की सूरत हाल देखेंगे। अगर तो लेबर पे थोड़ी बहुत बात हो सकी तो वो बात ज़रूर कर लेंगे बुनियादी तौर पर। फिर 15वां सवाल और 16वां सवाल जो है ये मतलब कल पे ले जाएंगे। और अगर मूड इधर ही रहा तो यही करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर किया आज की। तो सबसे पहले तो सियारे को करने के लिए हमें लेबर रेट के अंदर, लेबर वेरिएंस के अंदर आइडल टाइम की बात करनी पड़ेगी। ये बेसिकली मैंने परसों लिखा था, जितना चेंज नहीं है आप लोगों के आने से पहले, लेकिन फिर ये बात यहाँ तक पहुँच ही ना पाई थी। हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी वो ये आई थी कि अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स हों और फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर फिर वो ब्रेकअप करवा लेता था। ये एक हमारे सामने मसला आया था, ठीक है जी। यार ट्राई करें इसको ज़रा बोल्ड करने की, नहीं गुस्सा कर जाता है। चलें, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा था जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जो हैं बेसिकली ये वही अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड जो है उसका ब्रेकअप है, ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। फिर इसी वॉल्यूम वेरिएंस का आगे जो है वो मज़ीद ब्रेकअप करवा सकता है आपसे वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी के अंदर। लेकिन अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। इन दोनों का टोटल वो असल में अंडर ओवर अब्जॉर्ब निकलेगा। ये हमने एक सवाल में करके भी देखा था। फिर अगला मसला हमारे सामने आया था, प्रॉब्लम्स है ना ये इस टॉपिक की, ये समराइज हो जाए तो बस जान छूट जाती है और कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम दूसरा सामने क्या आया था कि रॉ मटेरियल की अगर इन्वेंट्री आ जाए तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की सूरत में एक वेरिएंस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है और वो है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। और वो भी तब जब मटेरियल इन्वेंट्री के बारे में वो कह दे इसको हम एक्चुअल कॉस्ट पे रखते हैं, एक्चुअल रेट पे रखते हैं या FIFO एफको पे रखते हैं। तो आपने जो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है जिसमें आपने हमेशा परचेज्ड की फिगर ली थी उसको आपने यूज़ कर देना। ये परसों के सवाल में मैंने यूज़ भी लिख दिया था गलती से और फिर कल मैंने दोबारा सवाल करवाया था, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जो आ सकता है अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आएगी तो किसी भी वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में तो वैसे ही कौन सा मटेरियल लेते थे हम, यूज़ की क्वांटिटी लेते थे। परचेज लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, उसमें भी कोई चेंज नहीं है अगर क्वेश्चन साइलेंट है या इन्वेंट्री के बारे में उसने मुंह से कह दिया है कि ये स्टैंडर्ड के ऊपर हमने रखी हुई। लेकिन अगर उसने एक्चुअल पे रखी हुई है या FIFO एफ को बोल देता है तो फिर ये छोटा सा चेंज है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 था हमारा। फिर हमने एक प्रॉब्लम देखा, फिर हम इधर निकल गए, फिर हमने कहा जी कि कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएंस एनालिसिस में EPU को ले आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स करता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। आज एक बड़ा सवाल करता, उसमें आइडल टाइम एक नई चीज़ है, वरना एक फुल फ्लैश सवाल है। तो ये रिसेंट वाला, ये जो मैंने अभी सियारा करवाना है वो यही तो है। इससे मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं करना, बस आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है जैसे पहले बनाया करते थे यूनिट्स के अंदर, EPU कैलकुलेट करना है। उल्टा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे यहाँ पे आके कि यार अच्छा ये तो पुराना काम है, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं उनके अंदर प्राइस रेट वाले जो हैं इनमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है। चेंज कहाँ पे आया था, यूजेज वेरिएंसेस के अंदर, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस और बाकी एफिशिएंसी वेरिएंसेस में, जहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल लेना होता है उसमें स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करते हुए हमने EPU वाले, मटेरियल के लिए EPU वाले कॉलम के यूनिट्स उठाने होते थे और लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह के
अच्छा कन्वर्जन का एक कॉलम है, दो भी हो सकते हैं, अगर दो हो जाए तो फिर लेबर अलग हो जाएगा और ओवरहेड्स अलग हो जाएंगे, इतना मसला नहीं था, ठीक है। इसका एक सवाल हमने किया भी था, एक आज भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कल पहुंच गए थे यहाँ पर, ये पांचवी प्रॉब्लम है जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कहलाती है। इसके फॉर्मूलाज लिखवाए थे, इसकी प्रैक्टिस आज हम कर लेते हैं, ठीक है। अब आज जो एक चीज़ पेंडिंग रह गई थी वो थी लेबर का आइडल टाइम, ठीक है जी। ये मैंने पहले से लिखा था परसों क्लास में आकर, लेकिन फिर बात यहाँ तक पहुँची नहीं थी, सवाल करते करते हमारा टाइम सारा गुजर गया था। अगर लेबर का आइडल टाइम है, आइडल टाइम किसे कहते हैं? आइडल टाइम इसे कहते हैं कि वो 10 घंटे के लिए ड्यूटी करने आता है, बीच में 2 घंटे जो है वो फारिग बैठा रहता है। अब ये फारिग होना दो वजूहात की बिना पे हो सकता है, या तो पक्की लोड शेडिंग है, हमें पता है कि 2 से 4 बिजली नहीं होनी, तो हम उसको प्लान कर सकते हैं इस आइडल टाइम को या कभी कभी वो अनप्लैंड भी हुआ करता है, हमने प्लान नहीं किया होता लेकिन वो वेला रह जाता है किसी भी वजह से, सुस्ती की वजह से, हमारी कोताही की वजह से, हमारे ध्यान रखने की वजह से, या किसी भी वजह से, ठीक है। तो अगर तो आइडल टाइम अनएक्सपेक्टेड या अनप्लैंड है तो आइडल टाइम इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअल डाटा में गिवन होगी, नीचे जाकर लिखा होगा सियारा वाले सवाल की तरह से, एक्चुअल डाटा में गिवन होगा कि जी एक्चुअली में इतने % टाइम या इतने आवर्स जो है वो वेला रहा, आइडल टाइम था। इस सूरत के अंदर आपके वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? लेबर रेट वेरिएंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, खुशखबरी की बात यह है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है जी, कि आपका लेबर रेट वेरिएंस, ये क्या भाई इसको मसला क्या है, ये शायद बहुत एक्सपैंड कर दिया हमने, है ना। चलें, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इनमें कोई चेंज नहीं, ये सेम है। लेकिन एक एडिशन, जी बेटा 1 मिनट के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस वैसे ही निकालेंगे, अनप्लैंड था ना आइडल टाइम, हमने प्लान तो नहीं किया हुआ था, एक नया वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और उस न्यू वेरिएंस का नाम होगा आइडल टाइम वेरिएंस। जो आप सोच रहे हैं वो इस तरफ आएगा, थोड़ी देर सब्र कर दें, ठीक है। तो अगर हमारा प्लान्ड नहीं था आइडल टाइम और आइडल टाइम आ गया सवाल में, तो प्राइस और रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही निकाल लेंगे, एक एडिशनल वेरिएंस निकलेगा आइडल टाइम वेरिएंस, ये न्यू वेरिएंस है, एक एडिशनल वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होगा जी, जो हमने टोटल एक्चुअल आवर्स इसने काम किया है और जो इसको पेमेंट हुई है, सिंपल, ठीक है। जो इन्होंने काम किया है 10 घंटे काम किया है, पेमेंट 12 की हुई है, 2 घंटे आइडल, उस पर स्टैंडर्ड रेट लगाएं, ये नहीं अलग से निकाल देते, वही जो काम आप कह रहे हैं ना, एफिशिएंसी अलग रख के आइडल टाइम को अलग पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल लेते होते हैं, ठीक है ना। आइडल टाइम वैसे थल्ले ही आना है, ठीक है, वेला रहा तो खैर टोटल एक्चुअल आवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, और यही वाला हमारे सियारा वाले सवाल में जो है वो होना है। उसके अलावा मैं देखूंगा कुछ सवाल फिर अब एक आध दिन में, आज मैं देख लूँगा ना, कल फिर आपको हैंडआउट में होमवर्क में दे दूंगा, जिसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर कहीं मैं देखूंगा स्टैंडर्ड के अंदर ही जो अगला केस है वो भी हो, ठीक है ना। बहरहाल टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, ठीक है जी। अगर आपका आइडल टाइम अनप्लैंड है तो निशानी भी उसकी यही हुआ करेगी, आपको एक्चुअल डाटा में, स्टैंडर्ड डाटा में नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो प्लान करते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टार्ट में सेट करते हैं, उसमें हमने कोई आइडल टाइम जो है वो कंसीडर नहीं किया हुआ था, तो इसको कहते हैं अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम। अगर अनप्लैंड अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम आ जाए, चार्जर वाले भाई, अगर अनप्लैंड अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम आएगा तो लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है, एक नया वेरिएंस निकलेगा, जो ये भी सवाल करेंगे सियारा के अंदर, उसने रिक्वायरमेंट में भी डाल दिया था वैसे, ठीक है, कि आइडल टाइम का भी लेबर के 3 वेरिएंस निकालो, तो रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम। आइडल टाइम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है जी, क्या फॉर्मूला है? जितने घंटे उसने टोटल काम किया
और जितने घंटे के उसको पैसे मिले इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है जी। अच्छा, अगर हमारा आइडल टाइम जो है वो प्लान्ड है, एक्सपेक्टेड है, पता है पक्का कि ये काम तो होना ही होना है, इसने जो मर्जी कर लो 2 घंटे, किसी ना किसी हमारे कसूर की वजह से वेला रहना ही रहना है, ठीक है, हमें पहले से पता है, कसूर तो हमारा उधर भी हो सकता है लेकिन प्लान्ड नहीं था। अगर प्लान्ड है तो उसकी निशानी क्या होगी, आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कार्ड में गिवन होगी, ठीक है जी। और इसके लिए अब हमारा क्या असर होगा हम पे, लेबर रेट वेरिएंस में तो कोई चेंज नहीं आना, ये तो सेम रहेगा, लेकिन हम एफिशिएंसी वेरिएंस को डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो दिल आपका कर रहा था वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे वैसे होता क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये जो एक्चुअल आवर्स है ना, जो ये यहाँ पर लेने हैं, ये अब हमने सारे वाले नहीं लेने, ठीक है, बल्कि सिर्फ प्रोडक्टिव वाले लेने हैं। कौन से वाले लेने हैं, प्रोडक्टिव वाले। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स, यही तो चेंज करना है, टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स allowed for actual production इतने दिनों से मैं तैयार होके इसके लिए आ रहा था, ये नहीं हो रहा था, आज संडे पे इसके लिए लाना पड़ा हमें, है टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स, ये चेंज है छोटा सा, ठीक है जी। अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। बाहर तो आपको पता ही है, आपके बेहतरीन दोस्त स्टैंडर्ड रेट नहीं होने, स्टैंडर्ड रेट पर लेबर। अब यहाँ पर एक नया और वेरिएंस भी आएगा, ठीक है जी। वो नया वेरिएंस क्या है जी, वो नया वेरिएंस क्या है, एक तो ये डिफरेंट हो गया काम, दूसरा एक नया वेरिएंस वजूद में आ जाएगा। अब देखो ना, एक तो हमने प्लान किया था कि 2 घंटे वेला रहेगा, ये तो प्लान में शामिल कर दिया हमने। अब अगर वो प्लान से भी ज़्यादा हो जाता है वेला, तो ये चेक करने के लिए ये वाला वेरिएंस है, यानी कि पहले यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो बस सिंपल इतना वेला रहा, वो वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे ये वैसे मुझे भी नज़र नहीं आया, लेकिन आ जाएगा नज़र कोई ना कोई सवाल, मैं आपको इसका सवाल भी दूंगा, पहले केस वाला सवाल तो आज मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान है, इतनी सी बात सिर्फ ज़हन में रखनी है कि अगर आइडल टाइम आ जाए, यही वाला केस है ना, इसमें तो सिर्फ क्या करना है, एक एडिशनल वेरिएंस निकालना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। एक एडिशनल वेरिएंस निकाल लेना है आपने। आवर्स वर्क जो हैं वो आपके कौन से होंगे, आवर्स वर्क कौन से होंगे, जो प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात। अच्छा जी, तो कहाँ गया, ये एक्सेसिव आइडल टाइम भी तो हो सकता है, इससे भी आगे अगर, अब यहाँ पर चूंकि हमने स्टैंडर्ड का पार्ट बना दिया था आइडल टाइम को, अब हम यहाँ से देखेंगे स्टैंडर्ड कितने उसको वेले आवर्स अलाउड थे और एक्चुअल में वो कितने वेले आवर्स रहा है, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लीजिएगा, जाहिर है अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, नए फॉर्मूलाज हैं दो, शुक्र है कल मिक्स सीड वाले आपको दे भेजे थे, याद कर आए होगे, है ना, कितने बच्चे याद करके आए हैं, याद ही करना है उनको, अब क्या करें, आज देखोगे आप सवाल होते वैसे ऐसे हो जाएंगे सवाल, अगर फॉर्मूला वो याद है तो। टोटल स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आइडल टाइम, अलाउ कितना था उसको, हमने पहले से प्लान कितना किया हुआ था, और एक्चुअल में वो कितना वेला रहा, ठीक है जी। ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा या एक्सेसिव आइडल टाइम का वेरिएंस। जी करते हैं अभी, तो मैं ज़रा जगह बना रहा था कि फार्मूला को ऐसे कर दूं कि ये फार्मूला है इसका, ठीक है जी, इनटू मामला वही है, आगे दोस्त हमारा वही है, स्टैंडर्ड रेट पर लेबर। जी बेटा इसको नोट फरमा लीजिए, ये लीजिए,
आइडल टाइम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव टाइम को, ठीक है, जिसमें लेबर वेली रहती है। नज़र आ रहा है सबको? ये ज़्यादा काम है, तस्वीर खींच लें, मतलब की बात तो सिर्फ ये है, ये नया वेरिएंस है अगर अनप्लैंड है, और अगर प्लैंड है तो ये दो नई चीज़ें, बाकी वही हैं। लेकिन ज़रा पूरी पिक्चर सामने आ जाए तो अच्छा होता है, ताकि लेबर से रिलेटेड, जैसे मैंने मटेरियल के अंदर आपसे बात की, तो जो मसला था उसमें मैंने सारी बातें लिख दी कि आपके यूजेज वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस वेरिएंस में कब चेंज है, तो फार्मूलाज मैंने वहाँ पे भी लिख दिए थे। उससे ज़रा ये होता है कि आपके पास अगर ये टेबल बना हुआ हो तो आप क्विकली उसको रिवाइज़ कर लिया करते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा खुला टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नोट करने का टाइम भी दे रहा हूँ। नई लेबर शुरू होगा तो कल कर लेंगे, नो इश्यू। आज सर अदनान की कॉल भी नहीं आनी, अब मेरी अपनी क्लास है ना, आज आगे कोई नहीं खींचांगे, वो बैठ जाएंगे थोड़ा और क्या है, कोई है फिर वाला। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, उनको नहीं बताना किसी को, उनको आने देना टाइम पे। हो सकता है लेबर मुझे ही ना, मेरा ही रट्टा भूला हुआ, लेबर पुरानी होगी ना, बड़े दिन हो गए हमने डिसीजन मेकिंग उसमें कुछ कर ली थी। तीन लेक्चर हमारे लेबर पे लग चुके हैं, आपको पता है, हमने लर्निंग कर्व बीच में से किया हुआ, ठीक है ना। 3 लेक्चर्स हम लेबर पे लगा चुके हैं, अब देखें मज़ीद कितने आप और लगाते हैं। हाँ पिछली बार आ गया था जो आप पढ़ना है उसमें से, तो छोड़ के चले जाना आप, छोड़ के तो जो जाओगे वो तो आना ही आना। हाँ जी चलें आगे, इजाज़त है जी बेटा। नहीं बेटा, मैं खुद कहीं सफ़र में यूँ समझो हूँ, यानी यहीं से अभी या आपको गाड़ी क्लास में निकलना है, गड्डी च बहना तो मैं तुर जाना है, करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। सेशन ख़त्म कर लेते हैं फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी बेटा। मैंने तो हल बताया था रात को, एक बन लो, दूध का डिब्बा लो, सुबह नाश्ता करके आना। अच्छा जी, ये 3 प्रॉब्लम ज़रा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस में मैंने बात की थी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब का ये ब्रेकअप है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर और ओवरहेड वॉल्यूम, वही फार्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। अगर कहेगा तो आपने एफिशिएंसी और कैपेसिटी की तरफ जाना है, शायद एक्सीलेंट वाले सवाल में उसने कहा हुआ था, एक्सीलेंट ही है ना वो, जो इससे अगला सवाल है, सियारा से अगला, जो मैंने आपको, क्योंकि मैंने कल वो सोल्यूशन करके भेजा ना उनको हाथ से लिख कर, तो वो उन्होंने टाइप किया है, तो वो फुली टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, ठीक है, देख लेना, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल की इन्वेंट्री। अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाती है सवाल में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है, पहली बात, यूजेज वेरिएंस पे कोई असर नहीं है। प्राइस वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा, प्राइस वेरिएंस में अगर तो वो कह दे मटेरियल की जो इन्वेंट्री है, मुंह से कह दे कि वो स्टैंडर्ड पे रखता है, या चुप हो जैसे सवालों में था, तो हम परचेज की क्वांटिटी ही लेंगे। यूज्ड कब आएगा, जब वो इस तरह का लफ्ज़ बोल दे। और आज तीसरी बात जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी जी, लेबर में अगर आइडल टाइम आ जाए तो फिर 2 तरह से हो सकता है ये। आइडल टाइम अगर तो प्लैंड है, आइडल टाइम अगर अनप्लैंड है तो हमें मतलब स्टैंडर्ड में नज़र नहीं आएगा, लेकिन एंड पे जाके वो जैसे इन्फॉर्मेशन होती है ना, अदर इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल डाटा के अंदर लिखा होगा कि जी असल में वो इतना वेले रहे, तो हम बिल्कुल वैसे ही अपनी सारी वेरिएंस की कैलकुलेशन कर लेंगे और एक एडिशनल वेरिएंस निकाल लेंगे कि हमने उसको अलाउ कितना टाइम किया हुआ था और काम उसने कितना टाइम किया, ठीक है। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स सॉरी पेड, ठीक है, तो पेमेंट से पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या था। लेकिन अगर हमारा प्लैंड आइडल टाइम है तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर आपको नज़र आएगा। सवाल अब कल इंशाल्लाह मतलब आपको मिलेगा, आज मैं देख लेता हूँ। अगर प्लैंड होगा तो फिर उसमें आपका रेट वेरिएंस तो वैसे ही रहना है, लेकिन आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, चूँकि आपने प्लान किया हुआ आइडल टाइम, तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिव आवर्स लेंगे, ठीक है, सही है। और एक एडिशनल वेरिएंस भी निकालेंगे, एक्सेसिव भी तो हो सकता है प्लान से, ठीक है, तो इस तरफ भी जा सकते हैं। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, अब अपना सवाल कर लेते हैं जी। प्लान से कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चला जाएगा, वेरिएंस है ना, वेरिएंस दोनों तरफ जा सकता है। जैसे ये आइडल टाइम वेरिएंस है, इसमें भी आप मतलब वो नहीं भी निकल सकता, हो सकता है वो कह ले जल्दी हो गया, एफिशिएंट ज़्यादा हो गया, मतलब आइडल टाइम वैसे इधर ही जाएगा, लेकिन प्लान से अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे फेवरेबल एडवर्स वाला मामला भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा कम दोनों तरफ जा सकता है। अच्छा ये हो गया जनाब, इसको ऐसे ही रख लेते हैं
ताकि बवक्त ज़रूरत अभी अभी थोड़ी देर में काम आ जाए। चलें जी, आ जाएं, स्यारे पे आए। स्यारे पे, स्यारा वो अरबी कहते हैं ना इसको, गाड़ी को स्यारा है ना। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंसेस। अच्छा, इसमें ना उसने अब अलग से हमें नहीं कहा था कि ईपीयू निकालो, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी इसमें क्या थी? हमारी मजबूरी थी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग का आना। वो ये तो गुस्से में, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग का आना, इनपुट आउटपुट यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, और नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट भी था, ठीक है जी। तो ये कुछ निशानियां थी अकल वालों के लिए, जिनसे अकल वालों को ये महसूस हो गया था कि हमारा यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग वाला मामला है, ठीक है जी। तो सवाल को ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। ओहो, पार्ट बी तो मैंने किया ही नहीं। चलें, अभी करना है, देख लेते हैं। जी, सारा पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्स and sells product beta zeta. The product passes through two processes before transferring to warehouse for sale. Following data pertains to process one. मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली वो इधर ही रखता है आपको, अगर मिक्स कर रहा हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, नॉर्मली ऐसा ही होता है, बाकी कोई नहीं। अगर आगे चला जाएगा तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि मटेरियल रिसीव्ड और इनपुट सिर्फ एक सूरत में अलग होते हैं, अगर जो मटेरियल बाद में इनपुट होना है वो स्टार्ट में ना हो, तो बस इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो कोई मसला नहीं है जी। स्टैंडर्ड कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन है। अब स्टैंडर्ड कार्ड फिर हमारे हिसाब से नहीं है, मेरे ख्याल से इसको हमारे हिसाब से बना लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे की चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऊपर वाला सवाल चले जा रहा है, मेरे ख्याल में फिर अपने बोर्ड पे ही करते हैं हम सारा सवाल। जी बच्चों, सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड बना लेते हैं। यहाँ पे बना लें स्टैंडर्ड कार्ड, यहाँ बनाते हैं स्टैंडर्ड कार्ड, ज़रा करीब से देखना आसान है जी। वर्किंग नंबर 1, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट हम बनाएंगे। बोली जाओ तुम, बोली जाओ तुम, बोली जाओ, तुम्हें पता ही है, तुमने बोलना पता लग जाना है जी। संडे है तो फिर क्या बोलोगे, इतनी मुश्किल से आप संडे को आए हो और फिर आज बोलोगे जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 1 किलो और 75 रुपये, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 1.2 घंटे और 40 रुपये पर घंटा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, बिल्कुल यूजुअल तरतीब वही चल रही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट है 150% ऑफ, तो जो डायरेक्ट लेबर ऊपर निकलेगी मेरे ख्याल में 40 इंटू 1.2 करें तो 48 जो बनता है उसका 150%, लेकिन क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2,50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, यानी कि इन्होंने बजट क्या किया था। अच्छा, इस यहाँ से मुझे ये भी पता लग सकता है 2,50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर इन्होंने बजट किए हैं, तो इसका मतलब यूनिट्स कितने बजट किए हुए हैं। अगर एक यूनिट के ऊपर 1.2 आवर्स लगते हैं, तो 2,50,000 आवर्स अगर हमारे पास हों, हम उनको डिवाइड कर दें 1.2 लेबर आवर पर यूनिट से, 2,03,000। मैंने कहा ऐसे ही ज़रा पता तो कि ये हमारे क्या हैं जी, बजटेड यूनिट्स हैं। ये क्या हैं, कहीं शायद यूज़ कर ही लें, पता लग रहा था ज़रा, मैंने कहा चलो दिमाग में ही लिख लें, और नहीं तो ये दिमाग है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह इतने मसाइल हैं इस दिमाग में। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये पता लग गया हमें कि 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल। अब वो जो 40 इंटू 1.2 करके जो कॉस्ट आएगी, उसको 150 से मल्टीप्लाई करके जो FOH की कॉस्ट आएगी, उस FOH की कॉस्ट में से कितने परसेंट, 40% वेरिएबल है, तो फिर 60% फिक्स है, ठीक है। तो चलो जी, कार्ड अपना बनाएं, पूरा करें। डायरेक्ट मटेरियल जी बताइएगा, 1 kg है ना, 1 kg पर यूनिट इंटू ₹75 पर kg, कितना आता है जी,
75 रुपीज़ 75 पर यूनिट। पर यूनिट में बनता है स्टैंडर्ड कार्ड, तो हम पर यूनिट में बनाया करते हैं, ठीक है जी। 75। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारा लेबर, डायरेक्ट लेबर जी 1.2 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू ₹40 पर लेबर आवर। ये हमारे मतलब का बन जाता है ना, ज़रा फिर फौरन कॉपी पेस्ट करते जाते हैं जी। 48। उसके बाद आते हैं जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख लेता हूँ डायरेक्टली। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इसमें चूंकि वो चुप है तो हम ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये नज़र आ रहा है, ये मैंने लिखा है 1.2 लेबर आवर। कोई नहीं, मार्कर मज़ा नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो टाइपिंग कर रहा है, छोड़ें उसको, गुजारा करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं पता, इस वजह से मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता चल गई है कि जो 48 है इसका 150% इन दोनों का टोटल है, जिसमें से 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है, ठीक है। तो वो डिब्बा सा लगाते थे, वो डिब्बे का कभी टोटल किसी तरह से, कभी फिक्स किसी तरह से निकल, तरतीब वही है, बस मिलती जुलती बातें, ठीक है। तो सवाल की प्रैक्टिस से आप थोड़ा कंफर्टेबल इसीलिए होते चले जाते हैं कि बार बार एक काम आता है सामने, पहली बार आएगा मुश्किल लगेगा, फिर थोड़ा इजी होता चला जाएगा जी। इधर देखें 48 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट कितने हैं जी, पर यूनिट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 48, इसका 150%, 1.5 कर लो या 150% कर लो, 150% लिखता हूँ, ज़रा दूर से ही नज़र आ जाए आपको फिर कि ये काम हमने किया, ठीक है। 70, इस 72 में से 40% उसने बताया वेरिएबल है, तो फिर 60% सही है जी, बोले एग्जैक्ट बताओ। 28 पॉइंट, अच्छा 28.43.2, क्योंकि हमने रेट भी निकाल के रखना है, कहीं ज़रूरत पड़ ही सकता है, ठीक है। अब ये तो पर यूनिट है, पर आर निकालना है तो क्या करोगे, 28 डिवाइड बाय 1.2, पता क्या, इधर देखो 75 डिवाइड बाय 1 75 पर किलो, 48 डिवाइड बाय 1.2 40 पर लेबर आवर, 28.8 डिवाइड बाय 1.2 हैं एग्जैक्ट 24। इसको भी निकाल लो, वैसे उसने मांगा हुआ है वो कैपेसिटी और एफिशिएंसी, तो फिर मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, अब सब कुछ ही हो रहा है तो एक लफ्ज़ ही लिखना है ना। बताओ जी 36 पर आवर, पर लेबर आवर ही चल रहा है, लेकिन इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ज़रा बेहतर लगता ज़रा है, 1.2 आवर्स, ज़रा और अच्छा लगेगा, पर आवर, आवर्स वही हैं। अच्छा चलो आप कहोगे सर कॉपी पेस्ट ही ठीक है, ज़रा ये नज़र भी आ रहा होता है कि ऊपर से ही कॉपी पेस्ट जी। इंटू कितना था 24, ठीक है जी, पर लेबर आवर इंटू 36 पर लेबर। यार उन्हें क्या ही दो यार, बाजू ही थक गया, मार्कर ही गुला के अच्छा से मसल बन जाने मेरे, कर लेंदे यार, नहीं यार कोई बात नहीं, आज माफ़ी है, तुम्हें पता भी है। अच्छा जी, ये हो गया जनाब हमारा ये सारा डाटा, स्टैंडर्ड कार्ड हमने अपने मतलब का बना लिया, स्टैंडर्ड कार्ड हमने अपने मतलब का बना लिया। नेक्स्ट वो कहता है एक्चुअल डाटा क्या है। अच्छा उसूली तौर पे तो एक्चुअल डाटा की भी छोटी सी वर्किंग हो जानी चाहिए अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, ताकि वो वक्त पड़ने पर हम निकाल लें। बहरहाल यहाँ से फ़िलहाल चलो जो ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त निकालते जाएंगे, फ़िलहाल डाटा ज़रा यहीं पर ही चेक करते जाते हैं। 75 पर केजी के हिसाब से मटेरियल इशू हुआ, तो 6750000 का मटेरियल टोटल इशू हुआ, तो कितने किलोज होंगे अगर ये 75 पर केजी है तो, डोंट टेल मी कि तुम बंद हो गए, अच्छा पर केजी, ठीक है, तो डिवाइड करो इसको, लेकिन 6750000 पूरा कर लेना कैलकुलेटर पे, ठीक है, डिवाइड करो इसको 70 रुपीज़ 75 से, तो क्या आंसर आता है जी, केजीज, ऐसा ही है। ये केजीज जो हैं ये हमारे 75 रुपये वाले हैं और
₹85 वाले केजीज कितने हैं? तरीके तो भाई कई हो सकते हैं, CMA के पेपर में ये बड़ी मौज होती है, आप बस करते रहें सवाल, आपको कोई ना कोई जो है वो आप कहीं ना कहीं किसी रास्ते से पहुंच ही जाते हैं। रुकना बस मना है जी। कितना? 135,000। ठीक है जी। अब ये अगर दो रेट्स दे दिए हैं तो आपको पता है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस जो है वो इन दोनों के लिए अलग अलग निकाल कर टोटल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर पेड फॉर 2,35,000 आवर्स पेड फॉर। ठीक है, ये पेमेंट है, वर्क डिफरेंट भी हो सकता है। ये एक्चुअल टोटल आवर्स, ये एक्चुअल टोटल आवर्स पेड है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं आर से, जो निकल रहा है यहां से निकालते जाओ, 2,35,000 आवर्स इज इक्वल टू रुपीज, ये क्या आ गया हमारे पास? एक्चुअल रेट आ गया पर लेबर आवर। ठीक है जी, एक्चुअल रेट। ओके। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए हैं जी हमारे पास। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपने डिवाइड करना होता है प्रोडक्टिव आवर्स से। अब इसके लिए मैंने कहा चलो अब बाद में पढ़ना ही है, चलो अभी वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है जाकर आगे, किथे कहता है, ऐथे कहता है, ये पॉइंट 4 है लेबर का आइडल टाइम का। उसके अलावा तो बाकी सारा आपका पुराना सवाल था। 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर आइडल ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन बट फुली पेड। यानी 2,35,000 घंटे जो पे किए हैं उनमें 10% वो वेले भी रहे हैं। तो मशीन तो नहीं ना चली। ओवरहेड्स के बारे में क्या असूल शुरू दिन से रखा हुआ है? ओवरहेड्स को हम प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर जो है वो प्रोडक्टिव आवर्स को जो है वो एलोकेट करते होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप प्रोडक्टिव आवर्स निकालें तो वो तो बनेंगे 2,35,000 का 90%, तो ये आ गया हमारे पास 2,11,500 आवर्स वर्कड। एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड। अब वर्क की जगह ही नहीं बच रही, वर्कड। ठीक है जी, ये एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड है। अब ये क्योंकि वर्कड के हिसाब से आया होगा तो यहाँ पे हम कौन से आवर्स लेंगे? 2,11,000। ये सारा कुछ ना आपने वर्किंग में शो करना होता है, तो ये मैं वर्किंग बना दूंगा, कोई नंबर वर्किंग 2 लगा देता हूँ अभी इसको, मैं यहीं पे वर्किंग करता गया। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। आपने सबसे पहले क्या लिखा होगा इसके लिए? मटीरियल इशूड एट द रेट ऑफ 75 ब्रैकेट में ये काम करके 90,000 मटीरियल इशूड। ठीक है, एट द रेट ऑफ 85 आगे वर्किंग करके ये। उसके बाद एक्चुअल टोटल आवर्स पेड, नहीं यहाँ क्या निकाला है? एक्चुअल रेट पर लेबर आवर। उसके आगे आपने ये वर्किंग शो कर देनी है ब्रैकेट में और आंसर, ताकि एक जगह आपके पास आ भी जाए, रेफर करना पड़े तो ऑलरेडी इकट्ठा आ गया ना, तो इकट्ठा डाटा लिखते जाए। नहीं यूज होगा ना मैक्सिमम, क्या होगा? कोई चीज़ नहीं यूज होगी तो काम हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ये आप वर्किंग करते जा रहे हैं। देखो ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अब तकरीबन मेरी फाइनल है ना, तो अब मैं बता रहा हूँ पर्चे में क्या करना है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद चूंकि ओवरहेड्स के लिए प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए और सवाल में आइडल टाइम के आने का मतलब यही है कि जो आर पे किए हैं वो वर्कड नहीं है। इसके अलावा हमेशा आर पेड आर वर्कड के बराबर ही होंगे। आइडल टाइम के आने पर ही आर पेड और आर वर्कड बराबर नहीं हुआ करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्स वर्कड लेने हैं। अब वो कैसे निकालना है? तो आपने इसी वर्किंग के अंदर एक लाइन लिखनी है, एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड, और 2,35 को 90% करके ये लिख लेना। उसके बाद अगली लाइन में आपने लिखना है वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल रेट, वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट पर आवर। तो आपने इसको डिवाइड करना है इससे और आंसर आ जाना है आपका 30। एक मिनट बेटा, वो एक मिनट, क्या था? 30 पर लेबर आवर। जी बेटा बोलें। बेटा यही तो बात की थी आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर अनप्लैंड या अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअल डाटा में गिवन होती है, स्टैंडर्ड में गिवन नहीं होती। तो स्टैंडर्ड में गिवन नहीं होती तो हमने बस ये वाला जो है वो निकालना है वेरिएंस। ठीक है ना, स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड का पार्ट होता तो कभी कभी वो यूं करता है कि ये देकर साथ ही स्टैंडर्ड में लिख देता है, तो हम इसको 1.2 को 90% करते हैं, या वो इधर 1.2 लिखता है और अगली लाइन में डाल देता है आइडल टाइम।
कोई सवाल देखूंगा मैं उसके अंदर इस तरह से होगा, तो फिर वो स्टैंडर्ड कार्ड को छेड़ना है, स्टैंडर्ड कार्ड में होगा। तो अभी तो स्टैंडर्ड कार्ड में है ही नहीं, बाद में जाकर पता लगा वो मशीन खराब होगी। क्या प्लान किया हुआ था तो मशीन टूट जाएगी? नहीं था ना प्लान। इस वजह से स्टैंडर्ड को नहीं छेड़ना, हमारा स्टैंडर्ड वहीं पे है। ठीक है, किसका परसेंट गिवन है? वो आइडल टाइम ही होता है बेटा। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना स्टार्ट में, एक्चुअल जाकर नीचे आया है, और उसमें भी पेमेंट पूरे पैसों की है। जब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो वहाँ से आइडल टाइम का वेरिएंस निकल तो आएगा। ठीक है, दो सूरतें हैं, या प्लान्ड है या नहीं है। अगर प्लान्ड नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड नहीं हिलेगा, ये स्टैंडर्ड अपनी जगह पे कायम है। इसने कैसे हिलना है? ये स्टैंडर्ड तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे हमने सेट किया था, बीच में कहीं जाके जो है वो किसी वक्त मशीन ब्रेक डाउन हो गई और 10% जो है वो टाइम आइडल निकला है, तो हम उसका वेरिएंस अलग से निकालते हैं। ठीक है, अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा जी, उसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, इनको कुछ करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, इनको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड। मैं जब कल सवाल कर रहा था ना, मैंने को पहले पढ़ा, मुझे लगा टोटल है, मैंने कहा वो इसमें से भी अलग करना पड़ेगा। डाटा देखा नहीं मिला, मैंने कहा अच्छा ओ फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये तो आसान था। चलें जी, अब SL uses FIFO method for inventory valuation। ठीक है जी, जी बेटा। बेटा ये प्रोडक्टिव का चक्कर ही कोई नहीं है यहाँ पे कहाँ प्रोडक्टिव है? हाँ हाँ, वो देख लेते हैं, निकालेंगे इंशाल्लाह, है ना, इसने मांगा हुआ है, अगले में मांगा है, तो उसके अंदर आइडल टाइम नहीं है। बहरहाल वो फिर आप जो है वो आवर्स को प्रोडक्टिव को ही लेंगे, जितने घंटे काम मशीन ने, जितने देखा ना, जितने घंटे मशीन ने चलना है उतने घंटे ही ओवरहेड्स लगने हैं ना। ठीक है, अच्छा जी, आ जाओ जी अब आसान वाले काम की तरफ, क्योंकि पिछला टॉपिक है। डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड, रिक्वायरमेंट है अलग से? रिक्वायरमेंट नहीं है यार। चलो, डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ process, conversion costs are incurred evenly throughout the process, losses up to 7% of input are considered as normal. However, losses are determined at the time inspection, which takes place when product is 75% complete. असल में ना आपके वाले सवाल में जो अगला सवाल है उसके अंदर उसने एक बात लिखी हुई थी, मैं पढ़ा ही दूंगा वैसे, ये भी हो सकता है ना, किधर गया यार ये अगला सवाल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो स्पॉइलेज शुड अकर, मतलब नॉर्मल लॉस सवाल में था ही नहीं। अगर को आएगा, जो कि आया होगा एबनॉर्मल, तो वो सारा एबनॉर्मल ही था, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास नॉर्मल लॉस। ठीक है, और इंस्पेक्शन स्टेज भी गिवन है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी गिवन है, तो आपको पता है नॉर्मल लॉस अब आपने कैसे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, चले, तो डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड। अच्छा चलें जी, हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। अब आज ये तो नहीं हो सकता, अब वर्किंग 2 मैंने उसको बोल दिया, ये मेरी वर्किंग 2 थी, आपने तो अपने पेजेस पे कर लिया होगा ना इसको, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करके आपने लिखना है, तो ये आपकी वर्किंग 2 बन गई है। ठीक है, ओके जी, वर्किंग नंबर 3, यूनिट्स के अंदर हम, यूनिट्स हैं केजीज हैं, जो भी है केजीज के अंदर बना लें। क्या जी? क्वांटिटी स्केड्यूल। भाई मार्कर प्लीज 1-2 ब्लैक सही कर दें जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जी 25,000 यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट्स में बना लें। क्लोजिंग है 35,000। ड्यूरिंग द मंथ 225 वॉज इशूड टू प्रोसेस 1, और हम प्रोसेस 1 में ही हैं, और 2 लाख वॉज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, इतना सा डाटा है, तो यूनिट्स के अंदर सिर्फ इसको बनाना है आपने जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 25,000। उसके बाद इनपुट ऑफ करंट मंथ 2,25,000। देन जी नॉर्मल लॉस का मसला आएगा। नॉर्मल लॉस जी 2,25,000 यहाँ से आया। ड्यूरिंग द मंथ 225 kgs ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, हम इस तरह से लिखा करते थे ना यार, वो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होता था, वो यूनिट्स में गिवन होता था, और यहाँ से हम वो यूनिट्स ही दे रहे हैं ना, क्या करें अब। ठीक है, ये इनपुट है ना,
इनपुट मटेरियल के सामने हम यूनिट्स लिखा करते थे या केजीज लिखा करते थे, वो इस तरह से बोला करते थे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कि हमने 225 केजीज इनपुट कर दिए, वो यूनिट्स बन जाते थे। तो यूनिट्स से केजीज है, बस ठीक है। इनपुट ऑफ ऐसे ही चलने दो, करंट मंथ, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मल लॉस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो तो ओपनिंग आएगा और क्लोजिंग भी आएगा इक्वेशन में। अब इक्वेशन में आने का मतलब क्या है, ओपनिंग आएगा तो इंस्पेक्ट हो जाएगा, क्लोजिंग आएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 75 और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 75, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है 80। इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा है तो ओपनिंग ने क्यों, लॉजिकली क्योंकि ये पिछले महीने में 75% हुआ होगा प्रोसेस में और इंस्पेक्ट हो गया होगा, इसलिए अब नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कब लेना है, जब हमने कहा था जब सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम होंगी तो ओपनिंग आएंगे और क्लोजिंग आएंगे। ओपनिंग का आना इंस्पेक्ट होना है और क्लोजिंग का आना इंस्पेक्ट ना होना है। तो ये हम ऑटोमेटिकली इस एक जुमले से इस बात को यहां से निकाल के ले जाते थे, ठीक है ना। तो ओपनिंग कितना हो गया जी 0 प्लस इनपुट बिफोर, ये स्टार्ट पर ही होता है, उसने बोला नहीं है चुप है तो फिर मटेरियल स्टार्ट पे ही ऐड होता है, तो सही है ना। कितने 2,25,000 और माइनस क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो इसने भी आ जाना है, इसने तो आ जाना है। अब इसके आने का लॉजिकल मतलब क्या है, ये अभी इंस्पेक्शन की स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ना आए, तो माइनस कर देने से यहां से तो असल में तो 225 का ही करना था। क्लोजिंग है कितने 35,000 यूनिट्स हैं इनटू 7% जी 13,300 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गए। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट है फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि इसने एंड पे लिखा हुआ है FIFO तो हमें तोड़ना पड़ेगा, है जी। कितना 25,000 फ्रॉम करंट मंथ, पता नहीं टोटल पता है मुझे, उसने कहा है ड्यूरिंग द मंथ 2 लाख यूनिट्स वर ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, तो टोटल कितने एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है 2 लाख। अगर उसमें से 25 ओपनिंग वाले से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो 1,75,000 आ गए। और यार केजीज यूनिट्स एक ही बात है, उसने नहीं अलग किया तो बस ठीक है ना। वो बन के केजीज, ये यूनिट्स पड़े थे, यूनिट्स मतलब वो केजी डालते हैं वही प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो अगले केजी डाल रहे हैं, बस वो यूनिट्स ही कर लो, वो उसके नॉर्मल लॉस की बात कर तो रहा है, जो उड़ने वाला होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस वाले भी निकल जाएंगे तो वो यूनिट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। कीप इट सिंपल, बेहतर होता कि उसको भी केजी ही कह देते, ये मुनासिब होता। लेकिन आपने इस वजह से सवाल को नहीं रोक देना, ओ केजी आ गए थे, ऐसा कोई केस तो होता ही नहीं था, ऐसा कोई मसला नहीं था। यूनिट्स उसने लिख दी, बस थोड़ी कमजोरियां कमियां आईक्यू के सवाल में कभी कभार आ जाया करती हैं, आपने उससे नहीं रुकना, बस चलते जाएं, ठीक है, क्या जरूरत है रुकने जी। आपने असल में क्या करते हैं, यार इसमें कोई बात होगी, ये इसमें कोई ना कोई बात होगी, बात कोई नहीं होती सारे इसी में ही होंगे नंबर जी। अच्छा जी, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स 35,000 है। अब अल्लाह करे बैलेंस हो जाए, कोई अब नॉर्मल लॉस ना आए। अच्छा गेन भी आ सकता था, लॉस ही आया। अच्छा जी, तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल करने की जरूरत नहीं, वैसे वर्किंग हमारी है, कोई इसमें रिक्वायर भी नहीं कर, टोटल वैसे भी ना करें, काम तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलें तरतीब आपकी बनी हुई है तो मैं ख़राब नहीं करता। टोटल कितना है जी 2,50,000। अब भाई 2,50,000 ही लिखूंगा ना, यहाँ पे कितना आ गया 1,700 पूरा, ये क्या आ गया जी, वेरिएंस एनालिसिस नहीं शुरू हुआ अभी तक। नंबर कितने हैं तो देखो ना, 16-17 नंबर का सवाल है और अभी तक किया ही क्या हमने, अपनी वर्किंग्स की हैं। और जब ये वर्किंग्स कर लेते हैं तो उसके बाद तो बस ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। वर्किंग नंबर 4 ईपीयू,
वैसे इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जगह बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। अच्छा जी, ईपीयू बना रहा हूँ जी मैं आपके लिए। मटेरियल यूनिट्स होंगे और कन्वर्जन के हिसाब से यूनिट्स होंगे। पहला प्रोसेस है तो एक ही बनना है, ये एडिड वाला, तो रिसीव फ्रॉम प्रीवियस तो होना नहीं है, ठीक है। चेकिंग चल रही है मार्कर्स की, नए आए थे। अच्छा जी, ये भी वर्किंग ही है हमारी। अब कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब इसमें हम लिया करते थे रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वर्किंग नंबर कौन सा चल रहा है? 3 हो गया, 4 है, 4 है। अच्छा अच्छा, तो पिछले महीने में कितना कंप्लीट हो चुका था भाई? सवाल चुप है तो मैंने कहा है अज्यूम करते हैं हम कि मटेरियल स्टार्ट पे ही लग चुका है। इसका मतलब इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? मटेरियल के हिसाब से 100% और कन्वर्जन के हिसाब से 80%। ये तो पिछले महीने में हो चुका। हमने यहाँ पे क्या लेना होता है? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो मटेरियल के हिसाब से 0 और कन्वर्जन के हिसाब से तो 0% और 20%। जी कितने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स? 25,000 है। ये 0 आ गया और ये 5,000 आ गया। उसके बाद कंप्लीटेड फ्रॉम, असल में ये ना परसों किया था तो कल फिर थोड़ा इसकी प्यास नहीं बुझ पाई थी, हम मिक्स यील्ड की तरफ चले गए थे ना। असल में परसों वाला एक सवाल जो गलत था उस वजह से ज़रा स्टार्ट के अंदर आधा पौना घंटा वो चला गया ना, तो इसलिए मैंने फिर इसको रखा होता तसल्ली से करने के लिए। तो कंप्लीटेड फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। अब ये 100% आया करते हैं, जो कंप्लीट हो गए, स्टार्ट हुए और कंप्लीट हो गए 100% और 100%, 175,000। लेबर अली गलत खा भी रह जानी। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो यस हो जाए ना आज, संडे का ये फ़ायदा, खुला डुला टाइम है, आराम सुकून से, जल्दी तो करनी नहीं है ना जी। उसके बाद एबनॉर्मल, और पहले क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तरतीब में आ रहा है ना, वही लिख लो। ये इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ हमने ये लेने होते हैं, ठीक है ना। अब ये अलग अलग ले लिए, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लो, एबनॉर्मल लॉस ले लो। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से और एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी? 100% मटीरियल, 60% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन। और अगले वाले को भी लिख लेता हूँ, 100% एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मटीरियल के हिसाब से और 75% कन्वर्जन के हिसाब से। बार बार लाल मार्कर ओपन करें जी। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 35,000 यूनिट्स, ये भी गया जी। उसके बाद 21,000। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, पता है ना, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज आती थी यहाँ पर, और यहाँ पे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज, ठीक है ना जी। कितना? 1700 और 1275 जी। मटेरियल के हिसाब से यूनिट्स 2,11,700, 2,02,275 जी। 75 क्या होता है? 75 या डन डन डन, ये भी डन है और वो भी डन है और डन ही डन है। रिक्वायरमेंट है और हम हैं, सुभान अल्लाह, शेर नहीं बना थोड़ा सा। रिक्वायरमेंट है और हम हैं, डन है, डन है नहीं। मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, हाँ जी। थोड़े थोड़े इधर कर लेते हैं। मटेरियल नंबरिंग बताते जाना। अच्छा ए पार्ट है, मैं यहाँ से शुरू कर लूँ। ए पार्ट मटेरियल
प्राइस वेरिएंस। जी बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला ज़रा जल्दी जल्दी लिख लें। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर केजी इनटू, अच्छा कहीं पे मटेरियल की इन्वेंट्री का जिक्र हो? नहीं है, कहीं पे जिक्र नहीं है कि इतने परचेज किए थे, इतने यूज़ हो गए, नज़र भी कहीं से नहीं आ रही है। कोई बोलो, कहीं है पूरे सवाल में? तो फिर एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है जी। अब हाँ बिल्कुल लगेंगे दो, ये मसला ज़रूर है कि हमने इस फॉर्मूला को पहले ए के लिए लगाना है। तो ए का बताओ जी स्टैंडर्ड रेट, ये सब कुछ सामने। स्टैंडर्ड रेट 75 रुपीज़ 75 माइनस एक्चुअल रेट हमने निकाला था अपनी वर्किंग। अच्छा अब ये तरतीब आप मुझे बताते जाना, ठीक है? मैं ये अपनी वर्किंग अफजल में उधर की नहीं ना, कर लेता वहाँ तो अच्छा होता। चलो जी, एक्चुअल रेट कितना है? वो भी 75 है, इस हिस्से का 75 ही है। चलो कोई बात नहीं, ज़ीरो भी लिख सकते थे। एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज 90,000 kgs जी, ज़ीरो। उसके बाद बी है ₹75 स्टैंडर्ड रेट है, 85 था एक्चुअल रेट, ये लिखा हुआ है एक्चुअल रेट 85, ठीक है, इनटू 1.5 लाख केजीज आई थिंक आपने कहा था। उस वक्त भी मैंने 1.5 लाख ही बोला था, है ना? चलो पता नहीं कहाँ पे दिमाग अड़ा हुआ है। 1.5 लाख है कहाँ पे जी? 1,35,000 केजीज। तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी परचेज की कितनी है हमने? वैसे ही अगर दिल में आए 2,25,000 केजीज हमने परचेज किया है वैसे, ठीक है ना? 2,25,000 केजीज। अच्छा, सुभान अल्लाह जी। इसीलिए तो जो था वो इनपुट हो गया, कोई स्टॉक नहीं बचा था जी। फेवरेबल तो नहीं हो सकता। 13 लाख, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, करता हूँ जी, करता हूँ। ले जी, टोटल हमारे पास आ गया। गलत हो गया? क्या गलत हो गया? क्या गलती कर दी? कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर भी नंबर मिलेंगे। अगर आपके कैलकुलेटर में मिस्टेक हुई है कैलकुलेटर की मिस्टेक में तुम याद आ जाते हो। अगर कैलकुलेटर की मिस्टेक हुई है तो आपने ये फिगर भी लिखी होगी, ये भी लिखी होगी, ये भी लिखी होगी, ये भी लिखी होगी, तो अगर इसके 2 नंबर थे तो 1.5 फिर भी मिलेगा। उसको नज़र नहीं आ रहा कि कैलकुलेटर की मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना? हर पे, इसीलिए तो कह रहा हूँ करते जाया करो। ये सही लिखा, ये सही नहीं लिखा किसी वजह से, तो जो चीज़ सही लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कहता हूँ, हर पॉइंट के ऊपर मार्क्स हैं। आप बस करते जाया करें सवाल, रुकेंगे तो फिर मारे जाएंगे जी। टोटल क्या आ गया जी? 13,50,000 का एडवर्स है, ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये तो इकट्ठा ही निकलेगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जरा क्विकली फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। टोटल स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल, टोटल अब बाद में लिख दिया तो, या तो फिर इधर आपने ऐसे ही आपने याद किया तो मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट दें मुझे। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, और यहाँ पे कौन सा यूज लेना है? EPU वाला, है ना? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में ये लेना है, ठीक है? चलें जी, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। चलो जी, 1 मिनट कर लूँ तो पता लग जाएगा, कर लें तो पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड है? 1 kg पर यूनिट इनटू 1 kg यहाँ से मिला, इसलिए बोर्ड पे किया आज। 1 kg ये स्टैंडर्ड में, ठीक है? 1 मिनट। उसके बाद यूनिट्स कौन से लेने हैं? 2,11,700, ठीक है जी। और एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज कितनी की है? 2,25,000, ठीक है जी। इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? 75 पर
kgs, आंसर इज, गल अगे नहीं निकल के, जरा तरतीब में चले ना, आंसर तो सही रहता है, इंटू ₹70, जरा तमीज़ से लिख लेते हैं इसको, मैं कह रहा हूँ जरा तरतीब में चले ना, तस्वीर बाद में आपको समझ ही नहीं आती खुद घर जाके। ₹75 पर kg इज इक्वल टू, हाँ अच्छा जगह बचाते बचाते 2,25,000 kgs, नहीं बजा लूँगा इंशाल्लाह मैं, इंटू ₹75 पर kg आ गया, फिर भी थोड़ा आगे निकला है काम जी, रुपीज़ पॉजिटिव, ओ माय गॉड अगेन एडवर्स, 2 वेरिएंस निकल आया। कितने बच्चों घर पे बिल्कुल ठीक थे ये दोनों, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अनसीन था, वैसे सोल्यूशन देख के किया, हाथ खड़ा करें, कहीं से ढूंढा था सोल्यूशन नहीं, ओके गुड वेरी गुड, 2 नंबर आप लगाते भी नहीं हैं, बड़े अच्छे बच्चे आप, चाय भी पिलाऊंगा, खिला भी दूंगा, आज ना मैनू छेड़ो, अभी तो मैंने FR1 की तैयारी भी नहीं की, वो भी बैठ के करनी, मैं सोच रहा हूँ आपको 9:45 छुट्टी दे दूंगा, 9 बजे ऑडिट है ना, नया नहीं करवाना, इम्प्लीमेंट हो जाए हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस है जी, लेबर रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम। रेट और एफिशिएंसी तो बिल्कुल उसी तरह से निकलने हैं, आइडल टाइम का वेरिएंस जो है वो, अच्छा रेट्स हमारे पास निकले हुए हैं, स्टैंडर्ड कितना था 40, एक्चुअल निकला है 42, और एक्चुअल आर्स, चलो फार्मूलाज तो लिखें यार, पहले फार्मूलाज लिख लें, जगह खत्म होगी तो फिर उधर चले जाएंगे, ठीक है, वैसे नहीं होगी अब यही रह गए बस, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए ही चल रहा है, लेबर रेट वेरिएंस, क्योंकि हमारा आइडल टाइम प्लान्ड नहीं था, इसलिए रेट और एफिशिएंसी पुराने तरीके से निकलेंगे, ये आसानी है बड़ी, क्या ख्याल है, ठीक है, क्योंकि इसके अलग पैसे लगेंगे अब, क्योंकि हमारा आइडल टाइम प्लान्ड नहीं था, स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं था, इसलिए एफिशिएंसी और ये प्राइस और रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस बिल्कुल उसी तरीके से निकलेंगे जैसे पहले निकलते थे, और एक आइडल टाइम का वेरिएंस आ जाएगा, काम कितना किया, पैसे कितने दिए, वर्कड लेस पेड, वहाँ से आइडल टाइम का वेरिएंस निकल आएगा, ये लिखवाया आज, ठीक है जी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टोटल आवर्स पेड, स्टैंडर्ड रेट बताएं जी 40, ये पड़ा है, ये भी दिखाता हूँ साथ, 40 ये, और एक्चुअल रेट 42, वर्किंग नंबर 2 में आपने निकाला, ठीक है, तो 40 माइनस 42 इंटू 2,35,000, ठीक है जी। अच्छा ये वर्किंग ऐसे भी हो सकती हैं, आपने इकट्ठी वर्किंग मैंने कर दी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर आपको हर दफ़ा वर्किंग रेफर भी वही एक वर्किंग रेफर होती जाएगी, और अगर यूँ ना हो तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ 42 की जरूरत पड़ी थी ना, तो यहाँ पर आप छोटी सी, जैसे वो शुरू में करते थे, एक वेरिएंस के लिए मैं कहता था ना, यहाँ पे आप वर्किंग 1 वर्किंग 2 स्टार भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्किंग ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वर्किंग 1, और यहाँ पे आप निकाल लो 42 कैसे निकाला, वहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पे वर्किंग शो कर दें, अगले वेरिएंस के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़े यहाँ पे वर्किंग शो कर दें, ठीक है ना, इकट्ठी भी कर सकते हैं जैसे वहाँ पे वही पड़ी है, तो अब मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मैं पढ़ते कर गया था, ओके सही है ना, पता तो है ना 42 कहाँ से आ रहा है, 42 कैसे निकला है, पता लग रहा है ना, ठीक है जी। 4 लाख, ये तो एडवर्स ही लग रहा है क्योंकि पैसे ज़्यादा है ना जी, ठीक है जी, एडवर्स ही चली जा रहा है, अल्लाह खैर करे। उसके बाद जी कौन सा वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, थोड़ा मेरे ख्याल में अब ये टॉपिक आसान होना शुरू हो गया है ना जी, जब ख़त्म होता है तो आसान हो जाता है, वो ख़त्म तभी होता है ना जी। क्या लिखना है जी, टोटल स्टैंडर्ड, पहले टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, पूरा लिखता हूं मैं अभी भी आप लोगों को याद करवाने के लिए कि चलो और तो आपने याद करने थे या नहीं, माइनस एक्चुअल, वो फिर आप टोटल इधर नहीं करते हैं, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, और यहां कौन से आवर्स लोगे, यहां पे कौन से आवर्स लोगे, ईपीयू वाले, ठीक है जी, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर जी। बच्चों ये निकाल लेते हैं अब,
स्टैंडर्ड आर अलाउड कितने थे? 1.2 पर यूनिट। और प्रोडक्शन कौन सी लोगे? 2,11,000, 2,25,000, 2,35,000 क्या लोगे? ईपीयू के कॉलम वाला, ठीक है। 2 इंटू 1.2 इंटू 1 पॉइंट रह गया 1.2 लेबर आवर्स इंटू 2,02,000। इसको गुजरने दिया करो बेचारे को यार, कभी इधर कभी उधर जी। 2,02,275, ठीक है जी। और एक्चुअल टोटल आर वर्क किए कितने इन्होंने? 2,11,000 कहाँ पे निकाला है आपने? बैठ जाओ बैठ जाओ, एक मिनट 2,11,500। इसके लिए मैंने कहा था कि लिखो एक्चुअल आवर्स वर्कड। नहीं समझ आ रही कैसे निकला? सर ये नहीं समझ तो आ गई, लेकिन यहाँ पे तो 235 है। ये देखो क्यों 235 आने? लेबर वाली बात नहीं कर रहे हैं। 2,35,000 की पेमेंट की है, 10% वेले रहे थे, तो काम कितने घंटे किया था? और मेरी बात भी सुनो, पेड 2,35 हैं, वर्कड 2,11 हैं। ये तो ईपीयू की वजह से नई मुसीबत पड़ी है, अगर ये ना होती तो जी। लेकिन आप फिर यहाँ पे ये क्यों ले रहे हैं? 290 कोई बात नहीं, आज संडे है, आज साइम को खुल के खेलने दो। हाँ बेटा बोलो। सर ये 2,11,500 के लिए कहाँ पे ये बेटा? ये पहली बात, ये पेमेंट हुई है, समझ आती है? उसने कहा 10% आइडल टाइम था, इसका मतलब काम कितना किया लेबर ने, और मशीनें भी कितने घंटे चली, कितने घंटे उन्होंने काम किया, बाकी तो मशीन ही टूटी हुई थी। तो ये तो मैंने वैसे यूज़ किया था, ये मैंने कहा था अलग से वर्किंग करना, एक्चुअल टोटल आर वर्कड की, और कैसे निकालना? 235 इंटू 90%। ये 90% यानी 2,11,500 घंटे मशीनें भी बस इतना ही चली हैं, और एक्चुअल में लेबर ने भी इतना ही काम किया है। जाहिर है बाकी तो मशीन टूटी रही और लेबर वेली रही। तो हम कोई नहीं, इसको 2 मिनट बाद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। भाई बाकी समझ आ गई? ओके चलें आगे जी। माइनस 2,11,500 आवर्स, ठीक है। इसके लिए वर्किंग वही अपनी वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 2 है गालिबन, ठीक है जी। इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना था? 40 रुपए जी। बेटा बोले 200 फेवरेबल आ गया जी, शुक्र है। ₹1249 200 फेवरेबल। इस फॉर्मूले में लेते हैं। चलें आगे, इजाजत है? अच्छा उसके बाद जी नया कौन सा आ गया है? आइडियल आइडल टाइम वेरिएंस है जी। लेबर आइडल टाइम, ये कौन सा आइडल टाइम वेरिएंस है जी? लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। जी अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया आपको? जितने पे किए, जितना इन्होंने काम किया। बोलो जी क्या क्या लिखवाया था? अंग्रेजी जरा पूरी लिखवानी है यहाँ। पहली दफा आया ना, पहली दफा आया। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर। अब यहां पे भाई तुम्हारा वेरिएंस निकलने लगा है, तो यहां पे उसका भी अब वेरिएंस निकल रहा है भाई का। भाई वेरिएंस वाले कैलकुलेटर वाले भाई, वेरिएंस निकलना, नाम बताना अपना, नाम बता दो। एजाज, हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमारे बीच में बैठे हैं जी। मलिक साहब बताएं जरा, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 2,11,500 ये काम किया इन्होंने, और पेमेंट कितनी ली है साइम साहब? 2,35,000 घंटों की पेमेंट ली है इन्होंने, ठीक है। इनटू स्टैंडर्ड रेट है 40, आंसर इज 9 लाख। ये उनके वेले रहने की हमें सजा मिली है। हाँ तुम प्रोसेस कर पुत्र, जेडी कोर तेरी है ना जी। 940,000 ओके। एडवर्स, वैसे एडवर्स लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो आपके लिए मैं लिख देता हूँ। प्लस माइनस इज इनफ।
सवाल तो नहीं को होर वेख रहा केड़ा पता है। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में सिंपल आपके स्टैंडर्ड के अंदर हमने निकाले हुए हैं कितने पर आवर, 24 निकाला हुआ है बेटा, इसीलिए निकाला था, ठीक है 24 है, और एक्चुअल अभी अभी निकल चुका है 30, ये दो आ गए। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल टोटल आवर्स वर्क ही लेने हैं हमने 2,11,500 वाले, ठीक है जी, डन हो गया। और एफिशिएंसी के अंदर हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि यूनिट्स कौन से वाले उठाने हैं, ईपीयू वाले, ये दो वेरिएंसेस हैं। ये नहीं, ये मैक्सिमम यही हो सकता है गड़बड़ जो आपके सामने है सवाल के अंदर, रिसेंट सा सवाल है, तो एक आध बार इस तरह की चीज़ें कर ली हैं तो कंफर्टेबल हो जाना चाहिए जी। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, हाँ पेड 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 कहाँ गया यार वो इसके साथ वाला, ये पेड लेंगे, पेड नहीं, ओवरहेड्स का तो पहले से रूल यही था, उसमें हमने लेने ही कौन से होते हैं हमेशा, वर्क। तो एक्चुअल, टोटल एक्चुअल आप कह रहे हैं, पहले टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। अब स्टैंडर्ड रेट क्या है जी, स्टैंडर्ड रेट ये हमने निकाला है 24, वर्किंग 1 का रेफरेंस देंगे, ठीक है, और एक्चुअल रेट वर्किंग 2 में ये निकाला है हमने 30, ठीक है, तो 24 माइनस 30 रिवर्स दे हैं क्या, ओके जी, वो मैं ऊपर से जोड़ रहा था ना, वहाँ भी टोटल आर से, लेकिन वो यार उधर आपने एक्चुअल टोटल लिखवाया है, चलो खैर, आप टोटल पहले बोल रहे थे तो मैंने चेंज किया है। अच्छा जी बोलें, ₹24 माइनस ₹30 इंटू वर्क 2,11,500 आवर्स जी, आंसर 1,269,000 एडवर्स। सोचें बहुत ऊपर थी तुम्हारी जी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जी हाँ जी, क्या फॉर्मूला है इसका, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। जी बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 1.2 ही चलने थे, और प्रोडक्शन कौन सी उठानी है, ईपीयू आ गया ना, तो फिर यहाँ पर आकर यही सिर्फ मैंने आपको कहा था कि रेट में, एक्सपेंस में, इन वेरिएंस में जो है वो प्राइस, रेट, एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं था। फ़र्क किस में आया था, फ़र्क आया था इसमें, यूजेज में, एफिशिएंसी में, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आके आपने ईपीयू वाले यूनिट्स लेने हैं, आप जाके देख लो, जाके क्या देख लो, मैं खुद दिखा देता हूँ दोबारा से ज़रा, ये भी एक प्रॉब्लम थी ना, तो प्रॉब्लम नंबर जो भी है ये देखो, ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, ईपीयू कैलकुलेट किया, वेरिएंसेस में मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये वाले कोई चेंज नहीं आएंगे। चेंज किस में आएगा, यूजेज वेरिएंस मटेरियल का जो है उसमें आपने एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से लेने हैं, ईपीयू वाले, और लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वाले हैं, कैपेसिटी एफिशिएंसी में इवन चले जाएं, वहाँ पे आपने यूनिट्स कौन से लेने हैं, ईपीयू वाले। अच्छा, अगर 3 कॉलम्स बन जाते हैं तो 3 कॉलम्स के अंदर फिर ओवरहेड्स तीसरे कॉलम में आ जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा, फिर मटेरियल अलग, लेबर अलग, और ओवरहेड्स के अलग कॉलम वाले यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही काम हमने किया था, और क्या वही कर रहे हैं। तो इधर देखें, इस सवाल के अंदर मैंने ये ऐसे किया भी था, एक जो सबसे पहला आपको निकलवाया था, जिसके बाकी वाले वेरिएंसेस आपको मैं हैंड आउट में दे रहा हूँ। ये पिछला सवाल है ना, इससे पिछला क्या नाम था इसका, जैक एंड जिल, ठीक है। तो ये जैक एंड जिल वाले सवाल के अंदर मैंने कहा था देखो मटेरियल प्राइस में कोई चेंज नहीं आया,
और मटेरियल यूजेज के अंदर हमने यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो लेनी है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, उसमें हमने EPU वाली लेनी है, और EPU ये हमने निकाला था 48,000, कितने निकाला था ये, ठीक है ना। तो वही काम कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे जी। थोड़ा सा बेहतर हो गया अब ये टॉपिक मुझे लग रहा है जी। स्टैंडर्ड 1.2 लेबर आवर्स है, इनटू प्रोडक्शन लो 2,11,000 मटेरियल की है, 2,02,275 आवर्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड। जी बेटा बोलें स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 24 जी बेटा। जी फेवरेबल आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा है जी? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, और वॉल्यूम मांगा है उसने, तोड़ा तो नहीं वॉल्यूम को, उसने तोड़वाया तो नहीं वॉल्यूम को। जब तक खुद ना तोड़वाए हमने नहीं दांत तोड़वाने अपने उधर जाके, याद ही नहीं होता हमें वो वाला फार्मूला वैसे भी, है ना जी। बस पेपर में जाने से पहले सुबह नमाज के बाद नाश्ता वाश्ता करके एक नज़र फार्मूलाज पे डालनी है बस, और क्या है। और तो कोई चीज़ याद करने वाली खास है नहीं यहाँ पे। उसूलों वाले सफ़े को एक दफ़ा नज़र घुमा लेना बस, ये रिवीजन है आपकी, और क्या। ये देखो कि सारे एक जगह इकट्ठे कर लो, अगर कभी नहीं, अगर नहीं किए हुए तो अब ना करने बैठने, इस पर टाइम ज़ाया होगा। मेरी कोशिश थी आज मैं इकट्ठे कर दूँ ताकि आपकी एक तस्वीर इकट्ठी हो जाए, ठीक है। बाद में देखूँगा अगर हो सका तो फिर मैं ये आपको इकट्ठे कर दूंगा। वो कॉपी नहीं हो रहा था इधर जी बेटा। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कौन सा जी? एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजटेड, बोलो बोलो बोलो, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। अब एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट तो सवाल में गिवन है 11, कितनी थी? 11,250,000, ठीक है जी। ये नहीं पता, पर यूनिट भी कॉस्ट अवेलेबल है हमें, पर आर भी कॉस्ट अवेलेबल है स्टैंडर्ड में, किसकी? फिक्स्ड ओवरहेड की। अब कोई तो चक्कर लगाएं जी। 36 है पर आर, मेरे ख्याल से इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बजटेड आवर्स कितने हैं? बजटेड देखो, बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 250 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो वो कहता है FOH को हमने बेस किया है, FOH आर बजटेड बेस ऑन द बेसिस ऑफ 2,50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, मतलब यही इसकी बजटेड बेस थी, ठीक है। अब अगर 2,50,000 आवर्स बेस बने थे और पर आर रेट है 36, तो क्या आंसर आएगा? चेक करो, 2,50,000 इंटू 36 क्या आता है? 9 मिलियन। अच्छा एक और तरीका भी था पर यूनिट वाला, लेकिन उसके लिए आपको यूनिट्स चाहिए, वो यूनिट्स मैंने ये निकाले थे। तो ये ज़रा एग्जैक्ट अगर यही फिगर चाहिए ना तो कैलकुलेटर पे जो आंसर है वही कर लेना, यानी कि 2,50,000 बटा 1.2 करो तो कितना आता है? ये जो 3 जब भी आता है ना तो इसके आगे 0.333 भी होता है नॉर्मली, है ना। वो जो कैलकुलेटर पे आया है ना उसको अब क्योंकि ये यूनिट्स आए हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे 43.2 से तो ये भी 9 मिलियन ही आएगा। तो जैसे मर्जी 9 मिलियन निकाल लो। बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड फिक्स कॉस्ट कैसे निकली? हमने स्टैंडर्ड पर यूनिट 36 पर आर भी हमारे पास है और 43,2 पर यूनिट भी है। अब उसने कहा था जो फिक्स जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हमने बजट किया है ऑन द बेसिस ऑफ 250 लेबर आवर्स, तो ये बजटेड आवर्स है, इसको नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। और सही है। अब इन आवर्स की बेस पे अगर आपने FOH निकालने हैं, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर आप निकालें, वो बचपन वाले फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आप कैसे निकाला करते थे? आप कहते थे जी कि ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर यूनिट करेंगे तो इसके साथ बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे, ओके। और अगर आप यहाँ पर यूनिट्स की बजाय आर्स कर लेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स की बजाय
आर्स आ जाएंगे। आपकी मर्जी है, मेरे ख्याल से तो सिंपल था, सामने आर्स गिवन थे और पर आर चूंकि हमने निकाल लिया था बातों बातों में, हालांकि मैंने कहा था ज़रूरत नहीं है, एफिशिएंसी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन चलो निकाल लेते हैं। अब चलो निकाल लेते हैं से काम आ गया, नहीं तो यूनिट्स भी निकल सकते थे। यूनिट्स मैंने स्टार्ट में निकलवाए थे आपको कि बजटेड यूनिट्स कितने हैं, 2,33,300, 2,33 नहीं 2,08,333 ऐसे ही था ना, ऐसे बोलो ती 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 ती। तो ये आपके पास आ गया। अब पर आर करना है तो बोलो ₹36 पर आर इंटू 2,50,000 आर्स, ठीक है जी, माइनस 11,250,000। ये तो बहुत एडवांस है यार, अखीर हो गई है यार दोस्तों। 22 जी बेटा हैं की होया बेटे की हो, कौन सा वाला आपको आवाज समझ आ गया? यूनिट्स वाला क्या है, 2,50,000 आर्स हैं, वहाँ पे मैंने यूनिट्स निकाले थे, वो समझ आए थे। तो वो 2,08,333.333 जो आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 43.2 से। हैं क्या बेटा? क्यों किया है? मैंने तो नहीं किया, मैंने कहा है कि आप चाहें तो यूनिट्स को पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके एफओएच कॉस्ट निकाल लें, ये जो फॉर्मूला लिखा है अभी। तो अगर यूनिट्स के साथ पर यूनिट को करना है तो यहाँ 2,08,333 लें, यहाँ 43.2 लें, और अगर आर्स यूज़ करना है तो यहाँ पे 2,50,000 आर्स लें, और यहाँ पे पर आर रेट ले लें जो कि हमने 36 निकाला था, ठीक है। अच्छा जी, अगला वेरिएंस निकालें जी। चलो अच्छा हो गया फिर तो निकाल लिए यूनिट्स। जी बेटा, आखिरी है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला होता था टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस टोटल बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यूनिट्स है तो बाहर भी यूनिट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस, इसको तोड़ा जा सकता है लेकिन उसे तोड़वाया नहीं। अगर तोड़वा भी ले तो हम तैयार हैं, हमारे पास पर आर भी रेट अब मौजूद है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतनी कोई तैयारी हो, फॉर्मूला याद हो, बाकी हम तैयार हैं, डाटा हमारा तैयार है। तो इस सवाल में फिर आपने नोट किया फॉर्मूला तो एक सफ़े पे ही हैं, वही मैंने तोड़ तोड़ के ज़रा सिचुएशंस में डाले हैं। मिक्स यील्ड भी बीच में आ गया, फॉर्मूला आप एक सफ़े पे भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करें। यहीं पे बच्चे परेशान हुए थे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उनको रूटीन समझ आ गई सवाल की, फिर प्रैक्टिस भी हो गई, पता लग गया, अब कंफर्टेबल। अब इस लेवल का सवाल वैसे नॉर्मली ये भी अब देखें ईजी है, अगर 1-2 बार इस तरह के सवाल किए हों तो, ठीक है ना। वैसे छोटे सवाल ही दे रहा है वो, वैसे वो पार्ट ए के अंदर दे रहा है। जो 2022 से आपका ये कैफ 3 बना है ना, कैफ 3 में अभी तक ये इसलिए आखिरी दिन बता रहा हूँ ज़रा खुल के, क्योंकि पहले बता देता तो आप लोगों ने ईजी लेना था, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसका सवाल सेक्शन ए के अंदर आ रहा है 8 से 10 नंबर का, लेकिन बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता, तो अगर वो आ गया इस दफ़ा में तो उसकी तैयारी तो रखनी है हमने, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अभी तक से वैसे कैफ 8 होना चाहिए था इसको, जैसे होता था, शायद हो भी जाए, लेकिन दोबारा से, लेकिन कैफ 3 में जब से ये आया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल सेक्शन ए के अंदर 8 से 10 नंबर वाला आ रहा है। ओके, आज बता रहा हूँ जी। और आना कौन सा है, नॉर्मली मिक्स यील्ड, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रहता है ना वो ये होना छोड़ने, ठीक है। मिक्स यील्ड बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आपने देखा ही है, वो थोड़ा सा सवाल दे सकता है मिक्स यील्ड का, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने मिक्स यील्ड को। बस ये सवाल कर लें, उसके बाद ये तो खत्म है, मिक्स यील्ड की तरफ चलते हैं। मिक्स यील्ड करा के छुट्टी दे दूंगा, लेबर इंशाल्लाह कल। ओके, अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या था जी, टोटल एक्चुअल पहले लिखूं, ठीक है जी, एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर न लें, पर यूनिट ले लें, क्योंकि अंदर यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है। यानी 43.2 लें, 36 है ना, 36 ना लें, ठीक है जी।
जी बोलिए, फरमाइए, एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? यही तो नहीं पता थे। अब ये वो वर्किंग नंबर 2 के अंदर आपने निकाले थे? नहीं निकाले थे? नहीं 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 नहीं, ईपीयू वाले नहीं लेने यहाँ पे। कितने हैं ईपीयू वाले? हैं कितने? हाँ हाँ एक्चुअल ही, ठीक है, वो बजटेड है, बजटेड है, बजटेड है जी। एक्चुअल कितने हैं? ये तो बजटेड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल बताएं जी। 2,02,275 माइनस, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमने निकाल लिए बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, ये नहीं थे, वर्किंग नहीं की, इसलिए यहां पे वर्किंग कर रहा हूं। अब मैं इसको वर्किंग में नहीं किया था ना हमने, ये उस वर्किंग में डाले हुए हैं। एग्जामिनर को वर्किंग तो शो करनी है ना, स्टार लगा लो या यहाँ पे वर्किंग। कौन सा नंबर चल रहा है आजकल? 4 हो गया था, 5 जी बेटा। इधर देखें, 2,50,000 आवर्स हैं डिवाइडेड बाय 1.2 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो यूनिट कितने बन गए? 8,300.33333। अगर ये ना करें तो थोड़ा सा वेरिएंस, हल्का सा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है ना, हल्का सा वेरिएंस, मतलब वो फिगर में, लेकिन कोई मसला नहीं। आपने वर्किंग शो की है, आपने राउंड कर दिया, आपके इसके ऊपर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर वाले का आंसर देंगे ना, तो वो आपको एग्जैक्ट फिगर दे देगा राउंड सी, लेकिन आप परेशान ना हो, आप ना ले राउंड फिगर इनटू रुपीज 3.2। आंसर इज 261720, 261720, ठीक है जी। एडवर्स ले आया फोटो वाला भाई। खैर अब इसकी क्या करनी, फोटो तो कर लिया सब। बनाते हैं बाद में, अब पहले ज़रा मिक्स यील्ड कर लें, पार्ट 2 शुरू कर लें आप। थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है।